से स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स में बेटा सबसे पहला टर्म जो है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अगर मैं पूछूं तो क्या होती हैं? आज तक हमने जो फिजिक्स में पढ़ी है वो सब फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आप उन्हें क्या करते थे? मेज़र करते थे। क्या करते थे बेटा? तो इसका मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज़ ही क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो मैं एक शॉर्ट इनका रिव्यू दे सकता हूँ कि अब यार मेजरेबल तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं। मेजरेबल क्या होती हैं? बहुत सारी। जैसे मैं अगर बात करूँ किसकी बेटा, क्या डिस्टेंस मेजरेबल है? लेंथ मेज़र करते हो ना, तो ये पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने। क्या? डिस्टेंस। क्लियर? कैसे मेज़र करते हो भाई? जैसे मान लिया तुमने क्या मेज़र किया? 4 मीटर। क्या मेज़र किया? 4 मीटर। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। एक दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास जिसको मैं मेज़र कर सकता हूँ, जैसे 4 मीटर क्या बेटा? ईस्ट। दिस इज़ वॉट? ये क्या चीज़ है? ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बेटा? अब तुमने दोनों में फ़र्क महसूस किया क्या? क्या फ़र्क है दोनों में बेटा? डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है तुम्हें? डायरेक्शन का। एक के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट है और एक के पास क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है ना? डायरेक्शन भी। क्लियर होगी बात? ठीक है बेटा, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है हम उन्हें स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। तो जो मैग्नीट्यूड है जिनके पास, उन्हें स्केलर बोल रहे हैं। तो हमने ये वाली क्वांटिटी जो है वो हमारी क्या हो गई? स्केलर हो गई। कौन सी हो गई भाई? स्केलर। ठीक है, ये रही। ओके। और जिनके पास क्या है, दोनों हैं, वो कौन सी है हमारी? वेक्टर्स। क्लियर? एक टाइप की क्वांटिटी और होती है, वो मैं भी डिस्कस करूंगा तुमसे। ठीक है, सबसे पहले मैं इन्हें क्या कर देता हूँ? कैटेगराइज कर दूँ। क्या कर दूंगा? तो लाइन ही टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। हाँ भाई उज्जवल बताओ, सीधी बनी लाइन? कतई सीधी है? अच्छा लो भाई, अब सीधी आ। चल तो बेटा मैंने ये कैटेगराइज किया, इसको भी बताता हूँ। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ये कौन सी है? वेक्टर। ठीक है, अब यार बात आती है वो स्केलर और वो क्या है? वेक्टर है। स्केलर कौन सी होती है जिनके पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और वेक्टर कौन सी होती है जिनके पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। उसके साथ साथ बेटा ये कुछ लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करती। ठीक है, अब चलो दो तो पढ़ ली। मैग्नीट्यूड का रियल मतलब समझो बेटा। मैग्नीट्यूड का रियल मतलब है, अगर कहीं 4 लिखा है, दिस इज नॉट अ मैग्नीट्यूड, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या चीज़ है? न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन बच्चे इसके साथ ना, अगर मैंने कोई यूनिट लगा दी, कोई भी लगा दूँ, चाहे मीटर, केजी, ये मैग्नीट्यूड बन गया। तो इसका मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ आया तुम्हें क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्लियर? प्रोडक्ट को कहते हैं। तो ये हमारे पास उसका एग्जाम्पल हो गया, किसका? मैग्नीट्यूड का, है ना? अब मैं कहता हूं कि मैंने दो क्वांटिटी मेजर करके दिखाई, तुम्हें डिस्टेंस मेजर करके दिखाया, मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मेजर करके दिखाया। ठीक है, अब थर्ड टाइप की क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चों? टेंसर कोई क्वांटिटी तुम्हारे लेवल की नहीं है। टेंसर जो है बच्चे, वो क्या है ना, कि हम जब एक हायर स्टडीज़ करते हैं तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई कुछ क्वांटिटीज़ को टेंसर बोल दिया, कि जो जिनके पास स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है। क्या बोल दिया? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है। जैसे कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो तुमने 11th में बच्चों ने पढ़ी होगी, जिनका मैग्नीट्यूड एक्सेस बदलने से बदल जाता है, तो मतलब वो फिक्स है। मतलब इनर्शिया क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, तभी तो स्केलर बोलोगे फिक्स मैग्नीट्यूड वाला ही, जिसको स्पेसिफाई कर पाओ। अब एक्सेस बदली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, तो इसका मतलब वो स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड नहीं है, तो वो क्या होती है? टेंसर। लेकिन ये चीज़ें ना तुम्हारे सिलेबस की नहीं है, ये थोड़ी सी जब हम रिसर्च लेवल पे जाते हैं तब पढ़ते हैं ना। ठीक है, अभी इनका कोई काम नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तुम्हारे आएगी भी नहीं। ठीक है, मेरे लिखाने को तो मुझे तो लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जो हम थर्ड टाइप की क्वांटिटीज़ बोल रहे हैं।
बेटा ये होती है रेशियो। क्या होता है? रेशियो। क्या रेशियो मेजरेबल है? ये देखता हूँ मैं तुम्हें से एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा। जिस एक कोई क्वांटिटी बताओ जिसको तुमने पढ़ा हो, जिसके पास सिर्फ क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आती हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ा था बेटा? 10th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा। ठीक है, मैग्निफिकेशन पता है क्या होता है? मैग्निफिकेशन HI अपॉन क्या होता है बेटा? HO होता है। तो देखो जरा इसे, HI अपॉन HO। मान लिया इसकी वैल्यू कहीं पर क्या है? 4 आ रही। क्या आ रही है? तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब तुम ये बताओगे ये मेजर कैसे हुई? भाई लेंथ तो मेजर करना, मैंने तो बताया स्केल लिया, मेजर कर डाली। डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड मेजर कर दिया। इसे कैसे मेजर किया? जब तक फील नहीं आएगा कि ये मेजर कर रहा हूं तब तक मैं बेटा नहीं बता सकता इसको फिजिकल। अब बताओ कैसे मेजर करोगे? भाई जब तक मेजरेबल बोल रहे हो तो एक फील होना चाहिए ना कि मेजरेबल है भी या नहीं है। मेजरेबल है तो कैसे मेजर की? हाँ, कंपैरिजन से। जैसे ये पढ़ते हो ना HI अपॉन HO, इसका मतलब पता है? व्हेन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन इट विल बी 4। तो आपने हाइट ऑफ इमेज को कंपेयर कर दिया, हाइट ऑफ इमेज को कंपेयर कर दिया कि 4 टाइम्स है किसके? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। जैसे भाई मान लिया कौन है? खली है, खली द ग्रेट खली। ठीक है, उसकी हाइट देख रहे हो कहाँ है? वो मुझसे कितने टाइम्स है? मतलब मैं बोल दे रहा हूँ 4 टाइम्स। तो मैंने किसकी हाइट को? खली की हाइट को, अपनी हाइट को उससे क्या कर दिया? मेजर कर लिया। वो मेरे 4 टाइम्स है। क्या है? 4 टाइम्स है। तो ये भी तो एक तरीका ऑफ क्या है? मेजरमेंट है, बट इट इज मेजर बाय कंपैरिजन। तो बेटा जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्वांटिटीज किससे मेजर की जाती हैं? मेजर बाय कंपैरिजन। ठीक है, मेजर बाय कंपैरिजन एंड हैज ओनली क्या बेटा? क्या होती है इनके पास? एंड हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मुझे पता चल गया जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अब जितने भी रेशियो हैं इस टाइप के, ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा कौन कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बताओ, और कुछ सुना हो तुमने ऐसा रेशियो? रिलेटिव डेंसिटी बेटा। क्या? रिलेटिव डेंसिटी मतलब वाटर, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। तो कंपेयर कर दिया, क्या कर दिया? कंपेयर। तो तुम्हें क्या मिलेगी? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बच्चा रिप्रेजेंट करना है बेटा वेक्टर को। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है और वो भी डिस्प्लेसमेंट को। तो इसके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम क्या लिख देते हैं? एक बोल्ड लेटर बनाते हैं बेटा। बोल्ड का मतलब होता है समवॉट डार्क देन नॉर्मल। ठीक है, अब बोल्ड लेटर बनाकर उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो। तो ये जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसको रीड कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतनी बात मेरी समझ आ गई? ठीक है, अब ये तो मैंने जो डिफाइन कर दिया बेटा, इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मतलब होल क्वांटिटी के लिए ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने क्या कहा भाई? मुझे सिर्फ, आपने कहा सर आप ना सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाइए। तो मैंने कहा सिर्फ क्या बना देंगे? डी। अरे ये क्या बना देंगे? डी। डी क्या हो गया बेटा? डी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। ठीक है, अभी डायरेक्शन भी बतानी है मुझे। क्या बतानी है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मैं डी बनाऊंगा और उसको क्या लगा दूंगा? उसके ऊपर बेटा कैप लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? कैप। तो मुझे क्या मिल जाएगी? बोलो, डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ? डी, डी कैप। तो डी कैप क्या हो गया? बोलो, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी। इसको मैं यूनिट वेक्टर बोलता हूं बेटा। क्या बोलता हूं? यूनिट वेक्टर। बात मेरी क्लियर हुई? तो मैं यूनिट वेक्टर क्या है? ठीक है, फिर मैंने कहा कि यार ना मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी होता है। आप सिंपल डी लिखो या डी लिखने के साथ साथ क्या लिख दो? एरो लगा रहे हो और उसके तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? मॉड। दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तुमने इतना नोट कर लिया हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से। बेटा कभी तुमने वेक्टर देखा है रियल में? नहीं देखा है ना? क्यों नहीं देखा पता है? क्योंकि तुमने कभी जाना नहीं कि वेक्टर होता क्या है। वैसे तुमने हर गली में देखते हो तुम, पता है ना? तुमने ऐसे एरो बने हुए देखे?
देखिए ना इधर सक्सेस का ही एरो इधर बना हुआ है, वो सब वेक्टर होते हैं। लेकिन तुम जैसे अनपढ़ लोग उसे क्या समझते हैं, एरो वो होता वेक्टर है। अनपढ़ इन द सेंस मतलब वैसे तो यार पढ़े लिखे हो, 10th की मार्कशीट है तुम्हारे पास, बोर्ड ने दी है, मतलब इन द सेंस इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैं कई जगह शो करके दिखाऊंगा कि तुम थोड़ा सा ऐसा बिहेव करते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भी, उसी एरो को देखा हो तो तुम्हें देखा होगा एक उस पर एरो बना होता है, एक टेल होती है, वो वेक्टर होता है। अब कैसे बनता है वो, मैं इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ बेटा। मुझे सबसे पहले क्या बताना चाहिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं जब भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो जिस मैग्नीट्यूड जितना है उस लेंथ की मैं क्या ड्रॉ करूँगा बेटा, लाइन ड्रॉ करूँगा। क्या ड्रॉ करूँगा, लाइन। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, d इक्वल्स टू कितना बेटा, 4 मीटर। तो लेंथ ऑफ लाइन हमें क्या दे रही है बच्चे, मैग्नीट्यूड दे रही है। जैसे इसका एक पार्ट ये था मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन बची है, तो मुझे डायरेक्शन के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, एरो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एरो। और एरो उधर लगाऊंगा जिधर उस वेक्टर की डायरेक्शन है। किस साइड है, ईस्ट है बेटा। अगर इन केस ये नॉर्थ की डायरेक्शन में होता वेक्टर तो मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता और एरो कैसे लगाता, इस वे में लगाता, ठीक है। तो वो नॉर्थ होता। हमें लाइन उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है जिसमें वेक्टर लाई कर। तो यहाँ पर दो चीज़ें मुझे समझ आ गई, एक तो लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ लाइन मुझे क्या दे रही है बेटा, बोलो, लेंथ ऑफ लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड दे रही है। अब मुझे क्या बची, डायरेक्शन, ठीक है। तो कौन दे रहा है डायरेक्शन, एरो। तो डायरेक्शन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ किसका बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, या मैं नॉर्मली वेक्टर लिख दूंगा जनरल, ठीक है। एंड डायरेक्शन का ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा है वेक्टर। क्लियर। तो दोनों रिप्रेजेंट हो गई। अब होता है इससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, इनिशियल पॉइंट। इसे कहते हैं हम क्या, टेल, क्या बोलते हो। और ये जो टर्मिनल पॉइंट है इसे हम बोलते हैं उस वेक्टर का क्या, हेड बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा कौन हो गया, वेक्टर डी हो गया। ऐसी वेक्टर मान लिया कोई दूसरा है, कोई वो जो नॉर्थ डायरेक्शन में लाई कर रहा है, उसकी लाइन में क्या करूँगा ड्रॉ, ऐसे करूँगा। मान लिया हो सकता है वो कौन सा, वेलोसिटी वेक्टर हो, ठीक है। वेलोसिटी कितनी हो, मान लिया 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या करूँगा, 1 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर मान लूँगा, स्केल मानकर इसको ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। अब वो है किधर साइड, नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो मैं एरो नॉर्थ की डायरेक्शन में लगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर और किधर लाई कर रहा है, नॉर्थ। तो एक वेक्टर था विच इज क्या, वेक्टर ए था। इसे मैं पैरेलल क्या कर दूं, अगर शिफ्ट कर दूं बेटा, क्या कर दूं। तो तुम मुझे खुद बताओ, क्या मैंने इसका मैग्नीट्यूड बदला, भाई लेंथ ऑफ लाइन वही है जो पहले थी, तो मैग्नीट्यूड तो बदला नहीं। अब मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व करने के लिए लेंथ ऑफ लाइन को इमेजिन करना होगा कि वो तो नहीं बदली है भाई। दूसरी चीज़, अगर मैंने इसको कितने डिग्री पर रोटेट कर दिया, देखो मैंने 360 डिग्री पर बेटा क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तब भी देखो जैसे ये है, मान लिया पूरा वेक्टर, मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, तो रोटेट करने से क्या हो रहा है, लेंथ तो नहीं बदल रही है, पहले भी नहीं बदल रहा, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा था, और बदलते बदलते मैं उसे वहीं ले आया, तो वही डायरेक्शन अचीव कर ली, लेंथ तो पहले ही नहीं बदली थी। तो इसका मतलब वेक्टर क्या नहीं होता, बदलता नहीं है, जब हम उसे या तो पहले शिफ्ट कर दें या फिर 360 डिग्री पर क्या कर दें, रोटेट कर दें। समझ गया बेटा। तो ये बात मेरी क्लियर हो गई तुम्हें, ठीक। तो मैंने ये लिखा, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज व्हेन शिफ्ट इज, मैंने क्या लिख दिया, सिंबॉलिकली पैरेलल, शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ और रोटेटेड थ्रू कितना, 360 डिग्री। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक वेक्टर है, ये रहा, ठीक है बेटा। अब मान लिया मैं तुमसे कह रहा हूँ ये प्लस एक्स एक्सिस का लॉन्ग लाई कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ क्या है इसका, इनिशियल पॉइंट है, और मैंने इसे रोटेट कर दिया 180 पर। इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा है, मैंने इसकी डायरेक्शन जस्ट क्या कर दी बेटा, रिवर्स कर दी। क्या कर दी, रिवर्स या अपोजिट कर दी। चेंज वर्ड नहीं, चेंज के लिए तो ये भी चेंज हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ रिवर्स या अपोजिट। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी एक्सिस के लॉन्ग हो गया। अब आप प्लस जैसे -2 सिंबल यूज़ करते थे एल्जेब्रिकली कि भाई इस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन को प्लस बता रहे हो तो दूसरी को जस्ट अपोजिट वाली क्या बताऊँ मैं। इसी टाइप से बेटा मैं इस वेक्टर से इस वेक्टर की क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँ। तो इसे मैं अगर क्या बोल रहा हूँ प्लस, तो मैंने सिर्फ डायरेक्शन ही तो बदली है, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला भाई। तो इसका मतलब सिर्फ क्या, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम वेक्टर में किसका यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं।
ध्यान रखना पूरी फिजिक्स में जो वेक्टर है, क्या हुआ, ये दूसरा वेक्टर है, तो एंगल जो है वो मैं अगर जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही मुझे हमेशा इमेजिन करके क्या नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताना पड़ेगा। तो मैंने दिखाया ये, अब मैंने इसमें कुछ कंडीशंस दिखा दी। देखो, जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर टेल टू टेल रखे होते हैं तो उनके बीच के एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं है, तो ये थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या हो गया बेटा, टू वेक्टर्स, और एंगल तो ये भी है भाई, बट दिस इज अ लार्जर एंगल, दिस इज नॉट अ। अब मुझे वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा एंगल, क्यों, जैसे ही कंडीशन तुम्हारे पास ऐसी आएगी ना, तुम बेटा खेल जाओगे, तुम्हारे समझ ही नहीं आएगा मैं कौन सा एंगल ले लूँ, ये ले लूँ या फिर ये ले लूँ। अगर आपका एक पॉइंट मिसिंग है तब क्या मिसिंग है, अगर नहीं ये नहीं पढ़ाया आपने कि स्मॉलर एंगल होना चाहिए और वो टेल टू टेल रखे होने चाहिए, ठीक है। अब तुम कोई आंसर गलत नहीं दोगे, अब कोई आंसर गलत नहीं दोगे, क्योंकि भाई कोई भी आगे जब तुम, कई लॉज ऐसे हैं जिनमें एंगल आता है बीच में, जब तुम्हें एंगल फाइंड नहीं करना आ रहा होगा तो तुम उससे क्वेश्चन ही गलत कर दो। तो देखो हम पहला इस पर अगर क्वेश्चन करें तो बेटा क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ फाइंड एंगल बिटवीन डिफरेंट वेक्टर्स, मैं वेक्टर्स बना रहा हूँ बेटा, जैसे ये वेक्टर है एक, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस वेक्टर को बेटा ऐसे बना दिया, एंड दिस एंगल इज 120, और मैंने कहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, क्या बताओगे, बोलो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नहीं है टेल टू टेल। अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसा थोड़ी ना एंगल नहीं है, एंगल तो दो वेक्टर तो कोई ना कोई तो होगा। तो बेटा हमने लगाया था कि अगर किसी वेक्टर को पहले शिफ्ट करते हैं तो कोई फैक्ट नहीं बढ़ता है, तो हम इसे क्या कर देंगे यहाँ से, अब जब पहले शिफ्ट करोगे तो तुम देखो अब टेल टू टेल आ गए भाई, और स्मॉलर एंगल यही तो हुआ, तो ये सब ऊपर देखना, ये क्या हुआ बेटा, थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, पूरा 180 माइनस क्या करोगे 120, कितना आ गया बेटा 60। हर चीज़ खुद प्रोसीड करो बेटा, देखो बहुत इंजॉय करोगे ज़िंदगी में अगर फिजिक्स सीख ली, ठीक है। दूसरा देखो, कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा बेटा एक क्वेश्चन ये है, अब तुम खुद बताओगे मुझे, एंड दिस इज, दीज आर द टू वेक्टर्स, मैंने ये एंगल आपको दे दिया ये वाला, एंड दिस इज व्हाट 30 दे दे रहा हूँ बेटा, क्या दे दे रहा हूँ 30, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, बता सकते हो 30, किसने बताया। पहले हम फिजिक्स में कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगाएंगे जब तक हमारा एक लेवल का कॉन्फिडेंस ना हो, हम पहले जो कॉन्सेप्ट बताया उसे अप्लाई करें। सबसे पहली चीज़ ये सीखो, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, देन यू हैव टू गिव अ आंसर, उससे पहले आंसर नहीं देना है, वरना तुम सोच लो कि तुम फिजिक्स को क्या कर रहे हो, अपने हाथों से डैमेज कर रहे हो। क्या बताया मैंने, टेल टू टेल, तुम्हें यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा, कैसे दे दोगे भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे बढ़ाना है, इसको भी क्या बढ़ाना है बेटा, आगे बढ़ाना है, ठीक है, तब आंसर दो, डेफिनेटली ये क्या होगा 30 होगा, क्या होगा बेटा 30, लेकिन तुम एकदम आंसर मत दो, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, हो गया 30। अब मैं चाहूँ और क्वेश्चन बदल दूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा बेटा, ये देखो ये है और मैंने ये कर दिया, ठीक है, और ये एंगल क्या दे दिया मैंने 120, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, बोलो बच्चे, क्या करोगे भाई, टेल टू टेल, ठीक है, टेल टू टेल का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ाया, पूरा मत बढ़ाया करो तुम, ऐसे देख लिया, क्या हो गया बेटा, ये 120 तो है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं, इनमें से बताओ हॉरिजॉन्टल कौन है, वर्टिकल कौन है, देखो वेरी गुड, मेघा ने बताया बेटा दिस इज वर्टिकल, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, और ये हॉरिजॉन्टल है। अब मैं बात करूं भाई किसी और बच्चे से, भाई साहब आप बताओ इसमें से हॉरिजॉन्टल कौन है, वर्टिकल, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, क्यों बताया, क्योंकि मेरा ये 12th का स्टूडेंट है, इसने, मैंने इससे भी ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक बच्चे को आप करेक्ट अप्रोच कभी दोगे वो कभी रॉन्ग नहीं पड़ेगा। अब ये बच्ची 11th पढ़ कर आई है, 12th पढ़ कर आई है, इसने क्वेश्चंस भी किए होंगे वेक्टर्स में नहीं छोड़ो, इवन पूरे फिजिक्स में किए होंगे, ठीक है। अब इस बच्ची ने क्या अप्रोच बिल्डअप की होगी, ये परेशान रही होगी, स्ट्रेस अननेसेसरी डेवलप हुआ होगा, क्योंकि इसी पर तो बेस क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। अब तुम्हें पता है इस डायरेक्शन को समझाने के लिए तुमने देखा होगा बुक्स में एक बच्चा खड़ा है, एक मुद्दत से खड़ा इंतजार कर रहा है कि बच्चे सीख जाएं, वो ऐसे खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
पता है वो क्या बताना चाह रहा था? वो ये बताना चाह रहा था कि दीज ऑल आर हॉरिजॉन्टल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। लेकिन 8th में मैम पढ़ाती थी, मैम ने भी ऐसे ही समझा दिया बच्चे को। ठीक है, पहली बात तो मैम को थोड़ा सा, चलो छोड़ो यार, किसी की बुराई नहीं करनी, ठीक है, तो मैम ने समझा दिया, बच्चे ने समझ लिया। बच्चे का बेसिक इमेजिनेशन उस लेवल का बताओ यार, ये अर्थ है, उसके पहले जो भी है वो हॉरिजॉन्टल है, और वो बच्चा ये बताना चाह रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सुनो क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि एक बंदा जो है वो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ऐसे चला, अब वो क्या जाएगा, टर्न कर गया नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे चला, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली तो चल रहा है। फिर वो पोल पे चढ़ गया ऐसे, ठीक है, जस्ट लाइक अ लिजार्ड, ठीक है, तो वो पोल पे चला, इसका मतलब वर्टिकल चला गया, और वो टॉप पे बैठा है, मंकी जैसे जाता है, टॉप पे बैठा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेड पर्सन? तो यार डायरेक्शन की ज्ञान नहीं है तो कहाँ से तुम बता दोगे डायरेक्शन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबको पता है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज़ें फिजिक्स टफ बनाती, इतनी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं। पता है इसी पर बेस्ड था एक टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म, जो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया। अच्छा बंदा उस पर खेल जाता था। इवन मैंने एक टीचर है जो हमारे यहाँ पास में ही पढ़ाते हैं, नीट, वो कह रहे हैं यार अर्थ मैग्नेटिज्म समझ नहीं आती। ठीक है, वो बोले अर्थ मैग्नेटिज्म समझ नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि ये क्लियर नहीं है, टीचर भी इमेजिन नहीं कर पा रहा, उसके अंदर फील नहीं है भाई इतना, वो इन चीज़ों को हो सकता है क्लिक ना करती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ एक राउंड लगाओ। मैं शाम को टहल रहा था, वो भी टहल रहे थे, तो मैंने एक राउंड लगाया, मैंने सिर्फ 3D वे में इसको क्या करा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कह रहे यार इसमें तो कुछ नहीं। मैंने कहा वही है ना कि एक अप्रोच आप करेक्ट वे में एनहांस करोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे, जब तुम्हारी नींव मजबूत होगी। अब पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही नहीं पता, तो फिर क्या क्या कर रहे हो यार? ठीक है, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट खराब होना है डेफिनेट, तभी नंबर नहीं आते। और ये चीज़ें ना सिखाना ही बच्चे को फिजिक्स टफ कहलाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट बच्चे का रिवीजन, ये दो पार्ट जिसकी ज़िंदगी में शामिल हो गए ना वो बहुत आगे जाता है। रिवीजन करो, क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट। तो ठीक है, अब तो हमें पता चल गया। ठीक है, मैंने खाली टेस्ट लिया था, ओके, अब हमने इस चीज़ को पढ़ भी लिया, क्योंकि मुझे पता है यार मैं बच्चे को बिल्कुल बेसिक ले जाकर और लास्ट टॉप तक छोड़ना। मैंने क्या बोला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑल आर हॉरिजॉन्टल। जब मैं बच्चे को थोड़ा सा जब बताता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि उसको फील आए, बेटा ईस्ट वेस्ट, और ये क्या है, देखो इस नॉर्थ साउथ को मैं ऐसे ना बनाकर थोड़ा सा फील देने के लिए कैसे कर देता हूँ, ऐसे कर, तो ये हमें पता चलता है दिस इज नॉर्थ, और ये क्या है बेटा, साउथ है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। समझ गए? ऐसे कर दो या चाहे ऐसे कर, कैसे कर दो बेटा, ऐसे, तो ये क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। बच्चे को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, सब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू अर्थ सरफेस, ठीक है, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। बेटा अब कुछ डायरेक्शंस इसके आगे की बात कर ले कि जो हमसे बोली जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जैसे मान लिया कोई वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है बेटा, इसमें, तो मैं इसे कैसे बताऊंगा, तो यहां से वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इतना, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा डिग्री किसके साइड, थीटा डिग्री नॉर्थ, किससे, ऑफ ईस्ट से, ऑफ किससे बच्चे, ईस्ट से। इतनी मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसी कोई भी डायरेक्शन, इसी रेफरेंस से आप सारी डायरेक्शंस बता सकते हो बेटा। यहाँ से एंगल दे दिया मैंने, तो क्या बोलोगे इसको, अल्फा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अल्फा। क्या बताओगे बेटा, बोलो, अल्फा डिग्री किसकी साइड, ऑफ किससे, नॉर्थ से। ऐसे यहाँ पर कुछ लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या लिख दें हम, इधर लिख दे रहे हैं, दिस इज गामा, क्या दोगे, गामा डिग्री किधर बेटा, वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, एक डायरेक्शन होती है बच्चे ये वाली, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, 45 डिग्री किसकी साइड, नॉर्थ ऑफ किससे बेटा, ईस्ट से। और ये हमारी बुक्स में कभी कभी ऐसे लिखी गई होती, तो जब ऐसा लिखा है इसका मतलब एंगल कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, चाहे वो नॉर्थ से मेजर करना है चाहे ईस्ट से मेजर करना है। क्लियर हो गई बात? एक थ्योरम है यार, बहुत पॉपुलर है, बहुत यूज़ होती है, कहाँ पर, जैसे हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, इवन कंपोनेंट्स करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो क्या होती है बेटा कि जैसे हमने क्या किया, दो लाइन्स हैं हमारे पास, क्या है बेटा, दो लाइन है, ये लाइन है एक, ठीक है, और एक लाइन ये है, ये कुछ एंगल बना रही है बच्चे, क्या बना रही है, एंगल बना रही है, कितना, थीटा।
लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। ये प्लेन भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? प्लेन, दो ऐसे प्लेन है, ठीक है। अब मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चे, क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? परपेंडिकुलर। दिस इज द P1 परपेंडिकुलर ऑन लाइन 1 है, परपेंडिकुलर दिख रहा है बेटा, ठीक है, 90 डिग्री तो दिख रहा ही है। एंड दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर ऑन लाइन 2, है ना बच्चों? तो परपेंडिकुलर ऑन लाइन 2, तो जो हमारा दो लाइंस के बीच एंगल है ये वाला, यही इन दोनों के बीच होता है, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच होता है। हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, कैसे? देखो, ये थीटा है बेटा, ये कितना होगा? ये वाला 90 होगा बच्चे। ये कितना होगा बेटा? 90 माइनस थीटा। अगर मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ABC। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब उसके बाद मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, BCD, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल देखो, BDC में आप देख रहे हो बेटा, ये एंगल कितना है? तीनों का सम कितना होता है? 180। थीटा प्लस थीटा डैश प्लस 90 प्लस बेटा कितना? 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 180। बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस थीटा डैश उधर जाएगा तो कितना आएगा? इसका मतलब क्या हो गया? थीटा डैश इक्वल टू थीटा, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। भी डायरेक्शन गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड लिखा है वहाँ पर। तो यार वेक्टर जब गिवन है तो इसका मीनिंग है, मान लिया दिस इज द वेक्टर, अगर मैं इसे क्या करूँ, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँ, तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो क्या हों, एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों, तो उन्हें इसे क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन कंपोनेंट्स होते क्या हैं बेटा? कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो इफेक्टिव पार्ट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के इन टू गिवन डायरेक्शंस। अब बात करता हूँ कि जैसे मुझ पर इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैं इसको हटा दूँ और मैं क्या करूँ, दो फोर्सेज ऐसे लगा दूँ, वन इज ऑफ 4 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 3 न्यूटन, तो डियर क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये 5 न्यूटन होगा, ठीक है। अब ये जो 5 न्यूटन होगा तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इफेक्टिव पार्ट्स हैं इस रिजल्टेंट के। अब हम इन रिजल्टेंट से ये इफेक्टिव पार्ट जो हैं वो कैसे निकालते हैं, वो इसमें हम देखते हैं। तो हमने पहले देखा सबसे पहले कि यार, ठीक है डियर, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले रहा हूँ, ये बन गया। अब इस ट्राइंगल की बात करूँ, OBC की, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैं cos थीटा लगा सकता हूँ। तो cos थीटा लगाऊंगा तो बेस अपॉन क्या लगाऊंगा? हाइपोटेन्यूज। तो इसमें cos थीटा इक्वल्स टू, जब मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाता हूँ, cos थीटा इक्वल्स टू बेस इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज इज a, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलती है? मुझे मिलती है डियर a cos थीटा, ठीक है। दिस इज अ x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब मैं अगर बात करूं कि ये x है और ये हमारे पास y है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, देन साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा इज y अपॉन a, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू फैच करता हूँ तो क्या होता है? a साइन थीटा। नाउ x एंड y आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज बोथ आर एट 90 डिग्री। कितने पर होते हैं एक दूसरे से? 90 डिग्री पर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कॉन्सेप्ट ये है कि जिधर थीटा है उधर कॉस आ रहा है। अगर मान लिया इधर मैं थीटा ले लेता हूँ, देन y कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी, या दिस वेक्टर क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू a cos थीटा। आप उसको भी क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं, एंड x विल बी व्हाट? a sin थीटा, ठीक है डियर। तो ये आ जाता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कैसे ड्राइव करोगे अगर ड्राइव करना चाहते हो तो? देन दिस इज व्हाट? दिस इज थीटा एंड दिस इज x cos थीटा इज बेस अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। जब cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओगे तो बेस क्या है भाई? y इस टाइम, एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है? a, तो इससे y आएगा a cos थीटा। सिमिलरली क्या फाइंड कर लोगे आप इसी ट्राइंगल के थ्रू? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज दिस x अपॉन क्या लगा दोगे? a लगा दोगे, ठीक है। इससे x की वैल्यू आएगी a साइन थीटा। अब यार बात आ रही है कि जो हमने ये कंपोनेंट फाइंड किए हैं ये वाले, ये हैं बेटा हमारे स्केलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन लिखी नहीं है। अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि इफ़ दिस इज x एक्सिस, तो मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए i कैप यूनिट वेक्टर कंसीडर कर सकता हूँ, और दिस इज y एक्सिस, देन इन दिस डायरेक्शन मैं यूनिट वेक्टर क्या कंसीडर कर सकता हूँ? j कैप। अब मुझे इन्हें वेक्टर्स बनाना है, तो मैं
स्केलर कंपोनेंट तो ये है हमारे a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। अब मैं इसे वेक्टर बनाना चाहता हूँ, देन इट विल बी कॉल्ड अ वेक्टर कंपोनेंट। तो मैं क्या करूँगा डियर, x i कैप, मतलब x के साथ एक यूनिट वेक्टर अटैच कर दूंगा जिस डायरेक्शन में वो कंपोनेंट लाई कर रहा है। तो मैं इसे एक्स आई कैप लिखूंगा, एक्स इज वॉट a cos थीटा एंड व्हाट अबाउट y इज y j कैप, क्योंकि वेक्टर y जो है वो किस एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है। तो क्या लिखूंगा डियर, a sin थीटा, और इसके साथ क्या अटैच कर दूंगा i कैप, इसके साथ क्या अटैच कर दूंगा j कैप। नाउ दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट्स। ओके, उनका एक कार है, जैसे आप जब छोटे थे तब एक कार चलाते थे, क्या बांध के चलाते थे, थ्रेड, ठीक है। तो आप जब थ्रेड बांध के चलाते थे तो उस कार में क्या करते थे, बेसिकली जो थ्रेड बांधते थे वो कुछ इस तरीके से बांधते थे, ठीक है। ये एक कार है, टॉय कार, आपको फोर्स लगाना होता था, आप यहाँ थ्रेड बांधते थे, एंड दिस फोर्स में भी हम ले रहे हैं फिर से ए इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं, हम ले रहे हैं डियर 5 न्यूटन। तो जब 5 न्यूटन लेते हैं तो जो हमारी कार को मूव कराता था, हमारी कार तो किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती थी ऐसे, तो क्या ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल थोड़ी ना था। तो उन्होंने कहा फाइंड द फोर्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, इसको जो प्रोवाइड करा रहा है। तो उन्होंने बोला है कि अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, इन्होंने 60 न्यूटन लिया हुआ है तो हम 60 ले लेते हैं, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, ठीक है, 30 डिग्री विद वर्टिकल, उसने किसके साथ, इसके साथ कितना एंगल बनाया, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अब हमें दो कंपोनेंट मिल सकते हैं, एक तो मिल सकता है ये, दिस इज एफ वाई एंड दिस इज एफ एक्स। तो वो जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए वो कौन सा कंपोनेंट है, वो एफ एक्स है। नाउ देयर एफ एक्स इज वॉट, हम इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, हमने इसे ए से डिनोट किया है, हम इसे एफ से डिनोट कर दे रहे, दिस इज एफ। तो एफ एक्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा डियर, एफ कितना आएगा, साइन कितना 30, ठीक है, एफ साइन 30। मैं पढ़ा रहा हूं, शोर मचा रहे हो, भागो यहां से। नाउ डियर हमने एफ को क्या ले लिया है, 60 न्यूटन, इसको एफ बोल दिया, ठीक है। अब ये फोर्स पूरा तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है मोशन के लिए, एक उसका कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है विच इज एफ एक्स, क्योंकि गाड़ी हमारी किधर जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। नाउ जो थीटा बन रहा है वो एफ वाई के साथ बन रहा है, तो जो इधर कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए डियर वो है एफ साइन कितना एंगल दिया है, 30 डिग्री, ओके। अब हम इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, वहाँ से कितने न्यूटन है 60, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, दिस मीन्स दिस इज व्हाट 30 न्यूटन फोर्स जो है वो उसे क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करेगा। एंड व्हाट सेंटर के तरफ, वेट किधर लगता है हमेशा, मैंने कहा मास एंड वेट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, मास इज क्या, स्केलर क्वांटिटी, टोटल कंटेंट ऑफ अ बॉडी, बट वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। अब सुनो, वो किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, किधर लगता है बेटा, मैं तुम्हें थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ, देखो। जैसे मान लिया ये हमारी अर्थ है बेटा, क्या है ये, अर्थ है, अर्थ पर ये कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेन हो गया, ठीक है। मेरा यहाँ पर एक बॉडी रखी है, इसका वेट किधर लगेगा बेटा बताओ, वर्टिकली डाउनवर्ड, किधर, सेंटर ऑफ अर्थ। इस वेट को क्या कहते हो, एम जी, क्या कहते हो। अब मान लिया तुम कहीं हिल स्टेशन पे गए हुए हो भाई, मान लिया कि रिजल्ट नीट का बहुत अच्छा आ गया, तुम सेलेक्ट हो गए, पापा ने कहा ले बेटा नोट की गड्डी और क्या ऐश करके आ, तो कहाँ चले गए, हिल स्टेशन पे। भाई एडमिशन में टाइम है थोड़ा सा, ठीक, हिल स्टेशन पर चढ़ गए तुम, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये पहले यहाँ थी, अब कहाँ पर है, हिल स्टेशन पर। तो ना इंक्लाइंड सरफेस पर ही तो है, इंक्लाइंड प्लेन पर, पहाड़ पर चढ़े हुए हो, तो बेटा क्या होगा, उसका वेट अभी भी किधर लगता होगा, अर्थ के सेंटर के तरफ, हमेशा क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो इसका मतलब हुआ मैंने बॉडी को कहाँ रखा, यहाँ रखा, ठीक है बच्चे। यहाँ रखने के बाद अब मैं उसका वेट किधर दिखाऊंगा बेटा, बोलो वर्टिकली डाउनवर्ड, डजंट मैटर वो किधर है, ठीक है। तो वेट किधर हो गया, इधर हो गया,
इतनी मेरी बात क्लियर हुई तुम लोगों को, है ना? मैंने तुम्हें कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बेटा मैं ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ? तो ये परपेंडिकुलर किस पर है? लाइन 2 बोला था इसे, ठीक है, ये प्लेन है हमारा, ठीक है। ये किससे क्या बोला था मैंने? लाइन 1, ये भी प्लेन है, मैं तुम्हें कल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये P1 हो गया बेटा, हो गया, तो ये P1 हो गया, और ये क्या हो गया? दिस इज परपेंडिकुलर ऑन, ये P1 हो गया, और ये कौन हो गया? P2। देखो ये किस पर परपेंडिकुलर है बच्चे? लाइन 2 पर। ये किस पर परपेंडिकुलर है? मैंने प्रूव कराया था जो इन दोनों के बीच एंगल होगा लाइन, वही उनके बीच होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा? बॉडी ऑफ मास एंड इंक्लाइन लाइज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल। एंगल तो दिया ही नहीं है, क्या नहीं दिया है? इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें शो कर देना है कितना है ये, वो भी कितना होगा? 60 डिग्री। अब तुमसे पूछा इस वेट के क्या करो बेटा? इसके कंपोनेंट्स करो। किधर किधर बोला है उन्होंने? कंपोनेंट ऑफ फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग किसके? अलोंग इंक्लाइन प्लेन का मतलब किधर? इधर, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू द, इसका मतलब किधर? इधर। दोनों आ गए। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को क्या मान लो, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन को क्या मान लो? W2। ये कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था, वेट आज बता दिया। वेट का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन प्लेन इधर, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन इधर, दोनों की वैल्यू। W1 की वैल्यू बताओ बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1? 60। साइन लगेगा किससे? वेक्टर का रिजोल्यूशन से। ये वेक्टर इधर है, मुझे इधर कितना एंगल तो इधर दिया है ना, ठीक है। W2 क्या होगा? ये तो साइन 60 हो गया। ये क्या हो गया बेटा? कॉस। तो बता कोई नया काम थोड़ी कर रहे हो तुम, तो कंपोनेंट कर रहे हो। W की वैल्यू बच्चे m, वेट कितना होता है? mg, F इक्वल टू mg होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, mg। और ये साइन 60 कितना? √3/2। मास तुम्हें गिवन है कितना है बेटा? इंटू √3/2। कितना कैंसिल हुआ? 15। कितना हो गया? 150। यूनिट क्या होगी भाई? शहनवाज यूनिट क्या होगी? बोलो यार भाई। फोर्स है बेटा, न्यूटन होगी, चाहे कोई भी बोलो उसे। वेट बोलोगे, कल कुछ और बोलोगे तो होगी क्या? टेंशन बोलोगे, ठीक क्या? ठीक है। ये बताओ बच्चे, mg cos 60 इज 1/2। m की वैल्यू 30 इंटू 10 इंटू कितना हो गया बेटा? 150 न्यूटन, ठीक है। क्या क्या कॉन्सेप्ट लगे? दो लाइन के बीच जो एंगल होता है वो उनके परपेंडिकुलर। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट कहते हैं, वो हमेशा किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर? 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल ये है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। अब ये आ गया, इसका कंपोनेंट कहाँ? किसके अलोंग? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन यही वाला तो है, और किसके? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन कौन सा है तुम्हारा? ये है बेटा, ठीक है। तुम एक बात बताओ, ये इसकी साइड मैंने ले ली ए, ये क्या है भाई? और ये कौन सी है? और ये कौन सी है? ये एंगल मैं क्या ले रहा हूँ? अल्फा ले रहा हूँ। तुम ये बताओ, जब एंगल अल्फा है बेटा, वो दो पेन, ये देखो, ये एंगल अल्फा है, ठीक है बच्चों। ये क्या चीज़ है? दिस इज द साइड अपोजिट टू दिस एंगल। इस एंगल के जस्ट क्या है? अपोजिट है। मैं एंगल कम करूं, देखो साइड क्या हो जाएगी? छोटी, ठीक है। मार्कर तो छोटा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। इमेजिन कर लो कितनी हो गई साइड? इतनी। मैं एंगल क्या कर लूँ अगर, तो साइड, इसका मतलब है जो साइड की लेंथ है, ये साइड की जो लेंथ है, ये देखो, वो डिपेंड कर रही है किस पर? एंगल। जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा हूँ, तो एंगल बढ़ाने से किसकी वैल्यू बढ़ती है? तो मैं अगर इसको देखना चाहूं कि a इज वॉट, बोलो बेटा, अल्फा बढ़ता है 0 से 90, साइन की वैल्यू बढ़ती है 0 से 1, तो अल्फा बढ़ाने से ये बढ़ रहा है,
इसका मतलब अल्फा नहीं, क्या बोलोगे, साइन की वैल्यू बढ़ी, साइन ऑफ अल्फा, तो ये बढ़ेगा। ऐसे ही क्या बढ़ाने से बेटा, बीटा क्या बढ़ेगी, साइड बी। ऐसे ही क्या बोलो, साइन बीटा। ऐसे ही कौन बढ़ेगा, सी साइड। ये कौन सा एंगल है, उसके अपोजिट कौन सा, क्या नाम दे दूं उसे, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइन गामा। बेटा तुम्हें हमेशा कांस्टेंट लाते हो जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हो, क्यों भाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, के साइन, यहाँ क्या आएगा, के साइन बीटा, यहाँ क्या आएगा, सी इक्वल्स टू के साइन क्या, गामा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन सबसे के की वैल्यू लिखो जरा, के की वैल्यू बताओ यहाँ से, और वहाँ से, और वहाँ से बेटा साइन गामा। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। ये क्या कहलाता है, साइन रूल। तो हमें वो प्रूफ करके नहीं दिखाना है, ठीक है बच्चों, हमें क्या करके नहीं दिखाना है, ये जो मैंने प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैंने बताया, ट्रायंगल बनाओगे और सिर्फ ये लिखोगे, ठीक है। कंपोनेंट है, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको क्या मैं बोलूँ, बीटा। ये एक इधर कंपोनेंट है, इधर क्या बोल दो, ए अल्फा, इधर क्या बोल दो, क्या ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का मतलब मैंने लिया था ए एक्स और क्या ए वाई, इसके बीच क्या था 90, तो वो कॉन्सेप्ट लगा लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल लिया था। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए लगते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो वो वहाँ से हो गया वैलिड। लेकिन यहाँ पर वो वैलिड नहीं होगा, यहाँ पर लगेगा साइन रूल। क्या लगेगा, साइन रूल। अब साइन रूल मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, देखो कैसे लगेगा बच्चे। मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, अगर इसको वेक्टर बोल रहा हूँ तो, इसको क्या बोलूँ, वेक्टर बोलूँ तो इससे पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ ना। पैरेलल शिफ्ट करूँगा तो बेटा कहाँ लाऊंगा, ज़रा देखो, यहीं तो लाऊंगा, इसकी लेंथ थोड़ी छोटी बना दो। बेटा मैंने इसे क्या कर लिया, पैरेलल शिफ्ट, इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा देना, सही है। इधर पैरेलल शिफ्ट कर लिया तो मेरे पास एक ट्रायंगल तो बना, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है भाई, क्या नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो तुम मुझे एक बात तुम मुझे बता दोगे कि ये अल्फा है बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये बता दो। अच्छा चलो इसको आगे बढ़ाऊँ, ये क्या है इसके पैरेलल, तो ये एंगल पूरा कितना, अल्फा प्लस बीटा, कितना बेटा, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा, कंफर्म हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, है ना बेटा। ये क्या होगा, क्लियर हो गई बात, है ना। पर्टिकुलर टॉपिक को समझते जाओ। वहीं ये अल्फा था, ये बीटा, तो पूरा अल्फा प्लस बीटा हुआ। अब ये दोनों, ये मैंने, ये वाला वेक्टर था, ये था, ये, इसको मैंने पैरेलल क्या कर दिया, शिफ्ट, तो ये पूरा एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो वो भी अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये पूरा 180 है, तो ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है बेटा। तुम देख रहे हो ये बीटा है, तो ये वाला क्या होगा, क्यों होगा, बताएगा कोई, ऑल्टरनेट एंगल्स है भाई, दो पैरेलल लाइन्स है, दो पैरेलल लाइन कौन सी है, यही तो है बेटा, ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है, इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो पैरेलल लाइन को कट करता है। तो ये बीटा हुआ, तो ये भी क्या होगा, बीटा, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब तुम इसमें साइन लॉ लगा सकते हो, देखो कैसे लगाओगे। ये ए है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, ये ए अल्फा है और ये ए बीटा हुआ, तो ए भी क्या हो गया, ए बीटा। एक ट्रायंगल, तीन एंगल पता, तीन साइड पता, क्या लगा सकते हो भाई, साइन लॉ लगाओ। जरा मुझे बताओ, बताओ भाई, यहाँ बताओ ऊपर बोर्ड पे,
पहले क्या लिखूं, एक साइड, कौन सी वाली, ठीक है, फिर उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखता था, उसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट कौन सा है, साइन बीटा, फिर दूसरी साइड ले लो, कौन सी वाली बेटा, ए बीटा, ए बीटा के अपोजिट कौन सा एंगल है, साइन अल्फा, दिख रहा है सबको बेटा। फिर उसके बाद क्या बची साइड, उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब सुनो, तुम इसको बता सकते हो ये कितना आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, सेकंड क्वाड्रेंट का रूल है, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता था, क्या होता था, तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा, ए अपॉन कितना, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये और ये इक्वल है नहीं है, ठीक है। जब ये तीनों इक्वल हैं तो बेटा मैं इसको और इसको एक बार इक्वल लिख दूं, क्या लिख दूं, जब मैं इसको इक्वल लिखूंगा तो बेटा ऐसे ही तो लिखूंगा, ए अल्फा अपॉन कितना, साइन बीटा इक्वल्स टू ए अपॉन कितना, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये तो लिखूंगा। मुझे ये निकालना है, कैसे निकालूं बताओ बेटा, ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, खत्म हो गया। तो मुझे क्या मिल गया भाई, एक कंपोनेंट मिल गया बेटा, क्या मिल गया, एक कंपोनेंट, ए अल्फा की वैल्यू, ए अल्फा की वैल्यू। दूसरा मैं किस किस को इक्वल लिख दूं, क्या होगा भाई बताओ, इससे क्या निकालूं, ए बीटा, तो ए बीटा कितना आएगा, ए बीटा इक्वल्स टू आएगा बेटा ए साइन अल्फा अपॉन कितना, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये मुझे दूसरा कंपोनेंट मिल गया। हमें ड्राइव नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या कर लेना है, ये फॉर्मूले याद कर लेने, क्योंकि भाई डेरिवेशन थोड़ी ना आएगा हमारे सिलेबस में, ठीक है। और बेसिकली मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि भाई जैसे हमारे सिलेबस में मेनली कौन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्या है, रेक्टेंगुलर, लेकिन हम अपने एक सिक्योरिटी पर्पज से वो पार्ट लेते चलेंगे, ये मेंस में है आईटी, ठीक है, उस पार्ट को लेके चलेंगे कि भाई जो कंपोनेंट तो है ही भाई, ठीक है, वो क्या पता वो कहेंगे कि भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहीं लिख के तो दिया नहीं सिलेबस में, ठीक है, वो तो रिजॉल्व करने का एक वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका है, तो उन्होंने हो सकता है वो ये पूछ ले, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते, समझ गए मेरी बात। तो इसलिए जो है ये दो फॉर्मूले हम याद करके चलेंगे, मेरी बात समझ गए, कैसे याद करोगे, तुम्हें जो चाहिए बेटा, जो कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, ये कंपोनेंट चाहिए जैसे, तो दूसरा वाला एंगल आएगा, कौन सा आएगा, दूसरा वाला बीटा, ठीक है, अपॉन में कोई दिक्कत ही नहीं है, सम आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, तो क्या आएगा, दूसरा वाला एंगल, ये चाहिए तो ये वाला एंगल आएगा, नीचे सम में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखा था भाई तुमने, डी इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया था, 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, ईस्ट भी लिख देना है, ठीक है, डायरेक्शन दिख रही है बेटा। अगर मैं इसके कितने टुकड़े कर दूं, 4 पार्ट्स कर, क्या कह दूं, 4 पार्ट्स, जो ये एक पार्ट दिख रहा है इसका एक यूनिट है, क्या है, एक यूनिट, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, जो है हमारा यूनिट वेक्टर है वो भी कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका तुम बताओ, ये 4 मीटर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। अब भाई डायरेक्शन तो बता ही रहा है ना, है तो वेक्टर ही, किसकी डायरेक्शन बता रहा है, जो पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसका मतलब इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, आंसर मिल गया, ठीक है। अब मैं इसी से ना बच्चे, जैसे मैं तुम्हें निकाल कर बताऊं कि यूनिट वेक्टर, मैंने तुम्हें डेफिनेशन में क्या बताया था, d इक्वल्स टू डी कैप, है ना, डी कैप इज व्हाट, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ, किसका यूनिट वेक्टर, डी का, ठीक है। तो बेटा इस एक्सप्रेशन से क्या मैं यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं, बोलो क्या निकालूंगा,
डी अपॉन क्या, डी निकाल। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है भाई, 4 मीटर। क्या लिख दूंगा, 4 मीटर। क्या लिख दूंगा, 4 मीटर। अब मैं 4 मीटर लिखूंगा तो मुझे साथ में क्या चाहिए, एक डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, डायरेक्शन। तो मैं लिख सकता हूं 4 मीटर ईस्ट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर। कितना है, 4 मीटर। तो एक तरीके से अगर मैं डायरेक्शन को छोड़ दूं तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही। क्या आ रही है, 1। अब इसका मतलब मैं तुमसे कहूं बेटा तुम इसका ना मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। तो वो कितना दिख रहा है तुम्हें, 1 दिख रहा है। इसमें कोई यूनिट दिख रही है, जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी। तो इसका मतलब जो ये यूनिट वेक्टर हुआ ये कैसा होता है, यूनिटलेस एंड क्या, डायमेंशनलेस होता। क्लियर होगी बात, ठीक है। एक बात और पूछना चाहूंगा कि कहीं पर ना एक फोर्स लिखा है बेटा। क्या लिखा है, फोर्स। अब तुम उसकी वैल्यू मान लिया फोर्स की लिख रहे हो और वो लिख रहे हो F अपॉन 4। मान लिया ये F डैश जो है ये F1 बोल दो। वो किसी फोर्स का 1/4 पार्ट है। कितना है, और वो खुद कितना है बोलो, 4 न्यूटन है। तो ये कितना आ गया, तो क्या ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये नहीं होगा यूनिट वेक्टर। ये क्या है, उसका एक पार्ट है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, डजेंट मैटर यार, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा तो इसीलिए क्या है भाई, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यूनिट वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अगर यूनिट आ जा रही है तो इसका मतलब वो खुद फोर्स होगा, वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। तो तुम्हें यूनिट वेक्टर दिख भी रहा है, तुमने मेज़र करना भी सीख लिया, ठीक है, और साथ साथ तुमने ये भी सीख लिया कि वो कैसा है, कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशन। लिख लो इसे। रिटन बेटा हमने क्या बोला था, मैंने कहा था कि हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिसाइड करते हैं कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस के लिए। जैसे वो डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं बच्चों, वो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ठीक है। एक एक्सेस ये हो गई और एक ये हो गई और एक क्या, ये कौन सी एक्सेस है बेटा, जेड एक्सेस। तो वाई जेड एक्स एंड क्या, जेड एक्स। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर यूज किया था, जे कैप, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर, आई कैप। दिस इज जे कैप,
ठीक है, और ये क्या था, के कैप, ठीक है इधर। अब मान लिया तुमसे कोई कह दे किसके अलोंग, किसके, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आप उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हो किसकी, ये प्लस आई कैप है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं, क्या नोट लिखेंगे, आई जे के क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर्स हैं, वो किसके अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई और जेड। लिखो आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप are the unit vectors gives directions along x comma y and z axis, x comma y and z axis respectively का मतलब समझ गए, x i कैप y j कैप z k कैप, ठीक है। ये छोटी छोटी एक्सेस बनाकर दिखा भी दो, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओ 3 और उस पर चिपका दो आई जे के। ठीक है, ये हमारा पहले टाइप का वेक्टर था, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बेटा मैं इसी पर एक छोटा सा अगर क्वेश्चन चिपका दूं कि मैं कह दूं कि एक वेक्टर है मेरा जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग लाई कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, उसकी वैल्यू कितनी हो। मैंने कहा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 मीटर है, वो वेक्टर की वैल्यू बताओ, एक्स एक्सिस का लॉन्ग लाई कर रहा है। देखो वर्ड्स को फॉलो किया, मैंने कहा एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड बता दिया। मैंने कहा वो एक्स एक्सिस का लॉन्ग लाई कर रहा है, तो तुम्हें इसे वेक्टर ही तो बनाना है, तो तुम इसमें डायरेक्शन अटैच करोगे तो कौन सी अटैच करोगे, तो वो वेक्टर ये हो गया, समझ गया। अब बेटा यार ये बात होती है कि मैं शो करके दिखाऊं, तो मैं तुमसे कहूंगा कि मेरे पास 2 वेक्टर अवेलेबल हैं, क्या है भाई, 2 वेक्टर अवेलेबल हैं, जैसे ये एक वेक्टर ये है बेटा, दूसरा वेक्टर क्या है ये, क्या तुम्हें दोनों की लेंथ सेम दिख रही है, देखो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इक्वल। डायरेक्शन मुझे इक्वल करनी है तो इसका मतलब दोनों को सेम डायरेक्शन में एरो लगाऊंगा, दीज बोथ आर कॉल्ड व्हाट, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब यार एक बात ये आ रही है यहाँ पर कि इन दोनों का सबसे पहले क्या चीज़ इक्वल थी, मैग्नीट्यूड, तो तुमने क्या लिख दिया, इक्वल टू क्या लिख दिया, बी लिख दिया। मैग्नीट्यूड हमारा जो एग्जाम्पल है वो कौन है भाई, इक्वल वेक्टर का एग्जाम्पल कौन है बेटा, वेक्टर ए एंड क्या, वेक्टर बी। अब जो हमने वो पढ़ा उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल रही है। सबसे पहले क्या चीज़ इक्वल मिल रही है, मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड की मुझसे बात करेंगे तो बेटा मैं पहले तो मैग्नीट्यूड इक्वल दिखाऊंगा, है ना। दूसरी चीज़ उनकी डायरेक्शंस भी क्या है, सेम है, इसका मतलब दोनों के यूनिट वेक्टर क्या हो गए, सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब जब ये इक्वल हो गया तो पूरा वेक्टर इक्वल हो गया, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा बच्चे, क्या लिखूंगा, ऐसे बी, और बीच में क्या लगा दूंगा, प्लस। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन दे रही है बेटा, क्या दे रही है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है, किस किस चीज़ की, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट मतलब ए इक्वल टू बी, वैक्टर में ये जैसे है, मैं अभी कंपेयर करूंगा दूसरे वेक्टर से। मैं चलता हूं पहले नेगेटिव वेक्टर पर, किस पर, नेगेटिव वेक्टर। अब बेटा नेगेटिव वेक्टर की बात करो तो जैसे तुमने ये वेक्टर ए बनाया, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, सी, क्या है। अब इसकी भी लेंथ मैंने उतनी ही ली है, मतलब ए का और सी का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। या मैं तुम्हें दूसरा वेक्टर बना दे रहा हूं, यहां पर कंपेयर कर दे रहा हूं बी से ही। बेटा यहां पर कौन है, ये वेक्टर ए, ये मैंने क्या ले लिया इस बार, वेक्टर बी, क्या ले लिया, बी। मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों के, मैग्नीट्यूड आर इक्वल, डायरेक्शन कैसी हो गई, बट डायरेक्शन आर अपोजिट, डायरेक्शन आर अपोजिट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा करो, ठीक। अब यार बात आ रही है मैग्नीट्यूड इक्वल का मतलब, मैं एग्जांपल बोलूंगा, नेगेटिव वेक्टर्स कौन कौन है, वेक्टर ए एंड क्या,
वेक्टर बी नेगेटिव वेक्टर्स हैं। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भाई, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है तो ये तो लिख ही सकते हो, लेकिन क्या नहीं लिख सकते तुम, एक तो तुम ये नहीं लिख सकते क्योंकि डायरेक्शन उनकी सेम नहीं है। जब ये नहीं लिख सकते तो बेटा ऐसा भी नहीं लिख सकते कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू व्हाट, वेक्टर बी के इक्वल नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, अगर मैं इस वेक्टर बी को डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन इधर है तो इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो जब मैं रिवर्स करूंगा तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी बेटा। और मैंने तुमसे क्या बोला था, मैंने बोला था किसी भी वेक्टर को अगर 180 डिग्री पर रोटेट कर दें या उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो वो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, तो अपने इस ओरिजिनल के कंपेयर में इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, तो मैं इसे -b से लिखूंगा। अब तुम इसको देखो, तुम किसको देखो बच्चों, तुम इस माइनस वेक्टर बी को देखो और वेक्टर ए को देखो, तो ये तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं भाई। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वेक्टर बी। अब इस ये जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, और इस पार्ट को देखूं तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों में क्या दिख रहे हैं बेटा, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी, इसका मतलब वेक्टर चाहे क्या हो, इक्वल हो, चाहे वो क्या हो बेटा अनइक्वल हो, मतलब वेक्टर चाहे इक्वल हो और चाहे नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव। दोनों के मैग्नीट्यूड को a इक्वल टू बी लिखा जा सकता है क्योंकि वो इक्वल है मैग्नीट्यूड्स, बट डायरेक्शंस जो है वो अपोजिट है। तो जब मैं पूरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेक्टर a को, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूँ और डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये प्लस साइन है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लस साइन क्या कर रहा है, डायरेक्शन, और यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस है। पॉजिटिव साइन बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज अपोजिट टू वेक्टर बी। बेटा कहने को ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर तुम इसे ऑब्जर्व करो अच्छे से तो जो साइन का अपीयरेंस आ रहा है वो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, वो किस में आ रहा है, और वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है बेटा, तो पूरी फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो कि अगर तुम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तभी तुम डायरेक्शन के लिए साइन का यूज करोगे, वरना साइन का यूज नहीं करोगे। जैसे तुमने बहुत सारे में चलाने के लिए मिटाना पड़ेगा भाई, और वो मिटेगा नहीं, तो इसके भी अपने नखरे हैं। ठीक है बेटा, देख ऐसा मत करो यार, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। ये आ गई लाइन बच्चे, और एक क्या आ गई, ये आ, ठीक है, एक और आ गई, ये पैरेलल दिख रही है। ओके चलो बच्चे देखो, ये हमारे हमने कहा कि भाई कोलिनियर सेम लाइन के लॉन्ग, तो मैं कुछ वेक्टर्स बना रहा हूँ बेटा, देखो ज़रा कि जैसे मैंने एक वेक्टर ये बनाया, दिस इज वेक्टर ए, क्या है बेटा, वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर मैंने ये बना दिया, तुम्हें ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा होगा कि एक का मैग्नीट्यूड कम है दूसरे का ज़्यादा है, लाइन ऑफ लेंथ ज़्यादा है उसकी। ठीक है, तीसरा वेक्टर मैंने ये बना दिया वेक्टर सी। ठीक है, फिर मैंने इस साइड पर आया, मैंने एक वेक्टर ये बनाया बेटा वेक्टर डी, और क्या वेक्टर ये अपोजिट डायरेक्शन ई। ये सारे वेक्टर्स दिख रहे हैं, तो बताओ सारे वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, सेम लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं। ये सारे क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, मे बी डिफर इन मैग्नीट्यूड और डिफर इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर मैं ऐसे बना दूंगा वो कोलिनियर नहीं होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बात आती है, तो बेटा कोलिनियर को जब तुम कैटेगराइज करोगे, क्या करोगे, कैटेगराइज करोगे, तो तुम्हें ये वाले वो वेक्टर दिख रहे हैं जो सेम डायरेक्शन में क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में जो कोलिनियर वेक्टर्स लाई करते हैं बेटा, उन्हें या तो कहते हैं लाइक, क्या कहते हैं, लाइक, या फिर वर्ड यूज क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। क्या करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। इसी टाइप से जो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, वहां पर क्या आ रहा है, अनलाइक, और दूसरा वर्ड कौन सा आएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। बट सबके सब क्या है, कोलिनियर है, तो इसका मतलब कोलिनियर को हमने क्या कर दिया बेटा, दो कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बात समझ गए ना। अब मैं क्या बोलूँगा, ये वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं
ये वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम, तो ये क्या हो गई, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और बेटा यहाँ क्या हो गई, ये वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड सेम हो डजेंट मैटर या ना हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो बात पता चल गई कोलिनियर वेक्टर कौन से हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, सामने दिख रहे हैं उसके भी और इसके भी, 1 मिनट के अंदर बनाओ। ये आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चले, ये आ रहे हैं तीनों वर्ड। तुम शायद अगर पढ़ भी लो ना लैंग्वेज तो तुम्हें नहीं पता चलेगा फिर, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा यहाँ वेक्टर आया बेटा वो कौन है, सबसे आया को इनिशियल, मतलब जो जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम। क्लियर हो गया। तो को इनिशियल वेक्टर्स मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, हमने कहा कि जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, सेम है। एग्जाम्पल इधर दिखा रहा हूँ, ये इनिशियल पॉइंट ले ले रहा हूँ कोई भी ओ, ठीक है। एक वेक्टर बनाया, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, ओ है, ठीक है। दूसरा मैंने कोई वेक्टर बना दिया, मान लिया ये रहा, इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है, ठीक है। तीसरा मैंने वेक्टर बना दिया, ये क्या है, सबके इनिशियल पॉइंट सेम है, को इनिशियल हो गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका ए बी क्या होगा बेटा, सी, ए बी एंड सी, ठीक। दूसरा देखो मैंने क्या वर्ड लिखा, पोलर वेक्टर्स, ठीक है। अब उन्होंने इसमें क्या लिखा, हैविंग आ इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इनका जो एप्लीकेशन का पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, वो क्या होता है, ये कहीं ऐसे ही नहीं लग सकते, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कोई पार्टिकल है भाई, क्या है, कोई पार्टिकल है बेटा, तुम उसको खींच रहे हो, ठीक है, यहाँ से इस पी पॉइंट, यहाँ पार्टिकल है, तो तुम उस पर क्या लगाओगे बेटा, फोर्स लगाओगे, क्या करोगे, फोर्स लगाओ। तो ये एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स हो गया, बस भाई है तो इनिशियल पॉइंट ही, लेकिन वो फिक्स है बेटा, क्या है, फिक्स। ऐसा नहीं तुम कहीं से भी अप्लाई कर दोगे, इस वेक्टर को कहीं भी दिखा दोगे, उसको दिखाना यहीं पड़ेगा, क्या कर पड़ेगा। तो इनिशियल पॉइंट जिसका क्या होता है, फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं, को नहीं, उसे क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं और एग्जांपल दिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तुम पी से चले और कहाँ चले बेटा, क्यू तक, कहाँ तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पॉइंट मजबूरी है लेना, क्योंकि भाई डायरेक्शन बताते हो इनिशियल टू फाइनल, ये कौन सा वेक्टर हो गया, तो बेटा इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है जिसका इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो उसे क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब मैं और बात कर रहा हूं, जैसे कंकरेंट वेक्टर्स, क्या बेटा, इन्होंने क्या बोला है कि वो वेक्टर जो कॉमन पॉइंट से पास होते हैं, जो कॉमन पॉइंट से पास होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस एग्जाम्पल को तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं, ये कौन क्या कहलाएंगे बेटा, कोइनिशियल भी कहलाएंगे और कंकरेंट भी कहलाएंगे, सेम पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, कोई वेक्टर ऐसे है, जैसे ये वेक्टर तुमने सी लिया था बेटा, क्या लिया था, सी। अब देख रहे हो, ये देखो इसे, ये फोर्सेस है, मान लिया क्या है बेटा, फोर्सेस हैं, ठीक है। अब इनका तीनों का एप्लीकेशन पॉइंट तो सेम नहीं है ना, नहीं है ना, इस वाले का कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है।
तो इसका मतलब को इनिशियल वो होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, सेम इनिशियल पॉइंट होता है। क्या होता है, अब इन दोनों का तो सेम है लेकिन इसका नहीं है, तो ये दोनों को इनिशियल हो गए, ठीक है, लेकिन ये को इनिशियल नहीं हुआ, ठीक है। ये तीनों कंकरेंट क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे। क्यों, इनका जो पॉइंट है, ठीक है, जिससे वो पास हो रहे हैं बेटा, वो तो यही है, वो तो यही है, तो इन्हें कंकरेंट कहते हैं, ठीक है। अब कोइनिशियल कंकरेंट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो तीनों सेम से, लेकिन सारे कंकरेंट कोइनिशियल नहीं हो सकते। बात क्लियर हो गई, तीनों में डिफरेंस पता चल गया। वो जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, सेम हो, मैं पी बना दे रहा हूं उसको, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, को इनिशियल। और पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, सेम होना तो बहुत दूसरी चीज है, हो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उन्हें क्या कहते हैं हम, पोलर वेक्टर्स, ठीक है। जो कौन कौन है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स है। और ये क्या है, जिनका वो कॉमन पॉइंट से पास होते हो, क्या होते हो, डजेंट मैटर कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है या नहीं है, वो उस पॉइंट से गुजरते हो बस, तो वो क्या कहलाएंगे, कंकरेंट। अब ऐसे ही दे देंगे वो फोर्सेस, 3 कंकरेंट फोर्सेस आर देयर, तो अब उसका मतलब हमें क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन में पता, तभी तो हम भी कर पाएंगे, ठीक है। तो तीनों को नोट करो, तो हम लिख सकते हैं, और को इनिशियल वेक्टर्स आर कंकरेंट वेक्टर्स बट all concurrent vectors are not co-initial vectors. एग्जाम्पल, ये 3 फोर्सेस हैं, 2 का इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, ये है, और एक का क्या है, तो सेम को इनिशियल पॉइंट नहीं हुए ना, इनिशियल पॉइंट सेम नहीं हुए, इसलिए क्या नहीं होंगे, ये को इनिशियल नहीं होंगे। बहुत पीसफुली सोचा करो, क्लियर। जीरो और नल वेक्टर, क्या बेटा, जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। जीरो का मतलब हुआ, जो जीरो वर्ड आ रहा है, कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल बताओगे भाई, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है, तो ऐसा कौन सा वेक्टर है, तुम डिस्प्लेसमेंट किए, ठीक है, एक किस पर बेटा, सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, यहाँ से चले और कहाँ आ गए, वहीं पर आ गए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए ही इनिशियल हो गया और ए ही क्या हो गया, फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, ठीक है। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। अब तुम बताओ, जब इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो बेटा ये तो एक पॉइंट है लगभग, इसकी डायरेक्शन बता सकते हो, नहीं, वो क्या होगी, इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, तो हमने लिखा डायरेक्शन इज, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, इनडिटर्मिनेट इसका मतलब अनडिफाइंड, समझ गए मेरी बात, ठीक है, हम उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते। अब एग्जाम्पल में क्या लिखूं, खुद ही बताओ, उसको वर्ड्स में लिखो अपने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, आप पार्टिकल या बॉडी कुछ भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑफ बॉडी, इन किस में बेटा, 1 रेवोल्यूशन बोल दो, ठीक है, 1 क्या बोल दो, रेवोल्यूशन, या बोल दोगे व्हेन इट कवर्स अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है, कुछ भी बोल दोगे। और कोई बताओ एग्जांपल, जहाँ से गई बॉडी चाहे सर्कुलर पाथ पर नहीं चली और वहीं आ गई, क्या आ गई, वहीं आ गई। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बताऊँ इसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, क्या, मैग्नीट्यूड, और इस पर क्या लगा दूंगा, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल और जीरो वेक्टर। भाई वेक्टर तो वेक्टर रहेगा ना, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना करना, बदल दोगे, तो तुम जीरो लगाकर उस पर क्या लगाओगे, एरो लगाओ, ठीक है। अब जैसे कोई वेक्टर है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मैं 2 वेक्टर का सम कर रहा हूँ, एक वेक्टर कौन है, वेक्टर में वेक्टर ऐड करूँगा, ठीक है, दूसरा वेक्टर देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, दिस इज वेक्टर ए, और बेटा ये प्लस का है मान लिया, तो ये किसका होगा, उसकी डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, रिवर्स। मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। अब रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर ए में क्या जोड़ रहा हूँ मैं, क्या कर देंगे एक दूसरे को, कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, हर है क्या ये, तो कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर, ठीक है।
तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, हमेशा वेक्टर